Hello friends, how are you all? I'm Valya and today I'm going to discuss very important previous questions, which is December 2021 part 3. So in the previous sessions, we have completed part 2, some questions we have completed. And today I'm going to start the sequence of steps taken by the policy makers using rational choice theory. वो कौन से sequence of steps हैं जो policy makers लेते हैं जब rational choice theory को use करते हुए? डिस्कवर करना ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज को अवेलेबल टू अकम्प्लिश द वैल्यूज, आइडेंटिफाई करना वैल्यू प्रेफरेंसेस को करंटली एग्जिस्टिंग इन अ सोसाइटी एंड असाइन ईच वैल्यू और रिलेटिव वेट, इन्वॉल्व्स ओनली स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन्स टू एलोकेट वैल्यूज फॉर सोसाइटी एंड नॉट द मासेस, and know the total cost and consequences of each alternative policy and select the best alternative which is the most efficient. जब आप best alternative को select कर रहे हैं दैट मीन्स कि आपका सब चीजें कवर अप हो गई हैं, दिस इज योर लास्ट ऑप्शन. ठीक है, तो एक बार हम इसके सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स देख लेते हैं तो इजी हो जाएगा कि पहले तो आप प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, फिर आप अपने क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, फिर आप एलोकेट्स करेंगे वेट्स कि कौन कौन सा क्राइटेरिया आपको लेना है. उसके बाद आप अपने ऑल्टरनेटिव्स डिफाइन करेंगे किस तरह से डेवलप करना है. फिर जब आपने ये सब चीजें कर ली उसके बाद आप इवेलुएट करेंगे कि ये सब चीजें जो आपने की है ये ठीक है कि नहीं है. लास्ट इज योर इवेल्युएशन एंड आफ्टर दैट जब आप इवेल्युएशन कंप्लीट कर लेंगे तब आपके पास आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा. इसी तरह से यहाँ पिक्चर प्रेजेंटेशन में भी यही चीजें दी हुई हैं कि कैसे आप अपने डिसीजन को लेंगे, उसके बाद आप ऑल्टरनेटिव्स को जनरेट करेंगे. फिफ्थ पॉइंट यही होता है हमारा कि इवेलुएट करेंगे, लास्ट में आप अपना बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लेते हैं. तो जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव जब सिलेक्ट करने की बात आती है तो आपका बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है. तो फर्स्ट होता है हमारा आइडेंटिफाई करना. ठीक है, डिस्कवर नहीं करेंगे, हम डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को. तो उसके बाद कर देंगे कितने हैं हम आइडेंटिफाई. जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद हम करेंगे डिस्कवर. तो मतलब दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड. ठीक है, इन्वॉल्व्स ओनली स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन, ये नहीं आएगा पॉइंट आपका. ठीक है, फिर आता है हमारा डी. फिर आप नो करेंगे टोटल कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, जो ऑल्टरनेटिव पॉलिसी आप लेंगे, जो ऑल्टरनेट्स आप लेंगे, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है. उसके बाद अपना बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप सिलेक्ट कर लेंगे. तो इस तरह से आप अपनी स्टेप्स बनाएंगे रेशनल चॉइस थ्योरी को यूज करते हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस वाज क्रिएटेड बाय. देखो हम लोग जानते हैं जो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस दिया था वो दिया था गोल्डमैन ने, लेकिन आंसर क्या है हमारा, पीटर सैलोवे एंड जॉन मेयर. इसे एक बार देख लेते हैं. हॉवर्ड गार्डनर ने हमें थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने हमें ट्रैकिंग थ्योरी दी थी जिन्होंने तीन इंटेलिजेंस की बात की थी, कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस. राइट, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका 2021 में और मैंने करा भी चुकी हूँ. ये शिफ्ट 1 में था आपका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का क्वेश्चन. इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा इमोशनल इंटेलिजेंस का. देखो जो इमोशनल इंटेलिजेंस थी, दो रिसर्चर्स ने ये क्रिएट की थी, पीटर सैलोवे एंड जॉन मेयर ने अपने आर्टिकल में इमोशनल इंटेलिजेंस. उसके बाद जब ये पॉपुलर हो गए तो उसके बाद जाकर जो हमारे डैनियल गोलमैन थे 1995 में, उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की बुक पॉपुलर की थी. तो पहले जो इसको दिया था टर्म को, वो दिया था सैलोवे ने और जॉन मेयर ने इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने आर्टिकल में. उसके बाद क्या किया, कॉग्निशन एंड पर्सनालिटी, इट वाज लेटर पॉपुलर. सबसे लास्ट में किसने किया था फिर इसके ऊपर, डेनियल गोलमैन ने अपनी बुक में दिया था इमोशनल इंटेलिजेंस. तो जो फर्स्ट है क्रिएट करने वाले इस टर्म को वो है पीटर सैलोवे एंड जॉन डी मेयर, एंड आफ्टर दैट गोलमैन ने इसको किया था अपनी बुक में इमोशनल इंटेलिजेंस में. तो इसलिए अगर हम फर्स्ट क्रेडिट की बात करते हैं तो वो आता है हमारे अगर आपके पास पीटर सैलोवे गिवन है ऑप्शन में तो आप पीटर सैलोवे आंसर लगाएंगे. पीटर सैलोवे नहीं है तब आप डैनियल गोलमैन आंसर लगाएंगे. What steps are followed logically to recruit people? कैसे आप लोगों को रिक्रूट करते हैं, मतलब आप कैसे लोगों को अपॉइंट करते हैं अपने उसमें. तो ये क्वेश्चन आपका आई थिंक दिसंबर 2019 में भी आया था और अभी ये क्वेश्चन आया है. तो क्वेश्चंस तो आपके रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए प्रीवियस क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, जॉब का एनालिसिस करते हैं. राइट, फिर आप उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं. उसके बाद आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं. फिर आप वर्क, इंडक्शन तो सबसे लास्ट में आएगा. इंडक्शन कब होता है, इंडक्शन तो आपका इन सर्विस में होता है. दैट मींस इंडक्शन ट्रेनिंग से क्या होता है, स्किल्स को डेवलप किया जाता है. तो डी ऑप्शन आपका अपने आप समझ में आ जाता है कि लास्ट ऑप्शन होगा. और इन सारे ऑप्शंस में कहीं भी डी ऑप्शन आपका लास्ट में नहीं है, वो सिर्फ यहीं पर है. तो ओरिएंटेशन जो होगा सबसे लास्ट में होगा आपका, और एग्रीमेंट फिर जब आपकी सब चीजें कवर अप हो जाएंगी, तीनों चीजें आपने एनालाइज भी कर लिया, एडवर्टीजमेंट भी दे दिया, इंटरव्यू भी कंडक्ट कर लिया, फिर आप एग्रीमेंट बनाएंगे वर्क का, जॉब का जो भी होगा, उसके बाद आप ओरिएंटेशन करते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. Which criteria can be followed to judge the effectiveness of inclusive education? Inclusive education के effectiveness को judge करने के लिए किस किस criteria को आपको follow करना पड़ता है. That means कि जब आप inclusive education की बात कर रहे हैं, that means कि आपके क्लास, आपके स्कूल में, आपके क्लास में
मिक्स टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मतलब अगर किसी के साथ थोड़ा बहुत विजुअल इम्पेयरमेंट है या किसी के साथ थोड़ा बहुत डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो सब एक के साथ पढ़ते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एनरोल करेंगे चिल्ड्रन को विद स्पेशल नीड्स इन स्कूल, पार्टिसिपेट करेंगे ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड चिल्ड्रन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कि आप उनको अपनी उसमें करेंगे। पेरेंट्स गेट रिलीफ फ्रॉम, नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है कि पेरेंट्स अगर बच्चे को स्कूल में एडमिट करा देते तो उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। डेवलप करना चिल्ड्रन को एज पर देयर पोटेंशियलिटीज, ये बात बिल्कुल सही है कि आप बच्चों के अंदर जो उनकी कैपेबिलिटीज है, जो उनका पोटेंशियल है, उसको आप डेवलप करें ताकि बच्चा अच्छा ग्रो करे और इम्प्रूव करे अपनी लाइफ पे, क्वालिटी लाइफ जिए। तो ये पॉइंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें हम सी पॉइंट जब हमारा एलिमिनेट हो जाता है, तो जब हमारा सी पॉइंट एलिमिनेट हो जाता है तो इन कंडीशन आपका फर्स्ट ऑप्शन अपने आप निकल के आता है, ठीक है ना। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है स्कूल एक्टिविटीज में, तो इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि आप स्कूल चला रहे हैं, कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं चला रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। Which of the following statements represent the meaning of inclusive education? ये मैंने अभी बताया आपको, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जब सारे स्टूडेंट सब साथ पढ़ें, नॉर्मल बच्चे भी और जिनके साथ कोई स्पेशल नीड है वो सब साथ पढ़ें। सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर गिवन स्पेशल केयर, नहीं, वो तो फिर स्पेशल स्कूल हो जाएगा। इंक्लूसिव का मतलब होता है सब सब साथ पढ़े, एजुकेशन फॉर ऑल, a system where normal children and children with special needs are taught together। ये पॉइंट बहुत अच्छा है आपका, और पॉइंट भी देख लेते हैं। a system where normal children are asked to teach the special children, नहीं, a system where the special children are taught by the trained professionals, तो आपका स्पेशल स्कूल होता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे इंक्लूसिव एजुकेशन पूछे, तो आपका सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा अटेंशन, परसेप्शन, लैंग्वेज, थॉट, मेमोरी एंड लर्निंग आर पार्ट ऑफ। ये किस चीज के पार्ट है आपके? अटेंशन, परसेप्शन, लैंग्वेज, थॉट, ये अटेंटिव होना, चीज़ों को परसीव करना, समझना, आपका लैंग्वेज का डेवलप होना, लैंग्वेज डेवलप होगी उसके बाद आपका थॉट डेवलप होगा, फिर आप मेमोराइज कर सकते हैं चीज़ों को, आपकी लर्निंग अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ें जो है हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस में आता है, ये सब ब्रेन से रिलेटेड है चीजें आपकी, तो ये सब चीजें हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस में आती हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे कॉग्निशन के? ये सब हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स माने जाते हैं कि चीजों को कैसे आप एक प्रॉपर, आपको क्या स्टिमुलस मिल रहा है, मतलब आपको क्या चीज मिल रही है और आप उसे कैसे अटेंटिव होकर चीजें ले पा रहे हैं अपने माइंड में। लैंग्वेज आप कैसे डेवलप करें, आपके अंदर क्या एबिलिटी है चीजों को समझने की, कैसे आप अपने, जब आप अच्छे से समझेंगे तो आप अपने थॉट्स को भी एक्सप्रेस कर पाएंगे, आप अच्छा बोल पाएंगे, आप अच्छा लिख पाएंगे। तो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट अदर्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके थॉट प्रोसेस में। लर्निंग, जब आपकी सब चीजें कवर हो जाती है, लैंग्वेज हो गया, थॉट हो गया, तो आपकी लर्निंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और लर्निंग आसान भी हो जाती है कि आप नई चीजों को लर्न कर सकते हैं, और जो आपके पास अपनी पुरानी नॉलेज है उसके साथ आप इंटीग्रेट करके चीजों को समझ सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी मेमोरी। मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके माइंड का, कि कैसे आप अपनी मेमोरी में नॉलेज को ले रहे हैं, कैसे आप उसको स्टोर कर रहे हैं, कैसे आप उस अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करके फिर उसके आप यूज कर पा रहे हैं। परसेप्शन, सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है कि लोग कैसे अपनी चीज़ों के साथ, लोगों के साथ कैसे मिलते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को लेते हैं, और कैसे जब आपके सामने कोई सिचुएशन आती है आप कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, किसी भी सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। थॉट, थॉट भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि जो आपका थॉट प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं आपको अंदर एक कैपेबिलिटी को जगह देता है कि आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब कंपोनेंट्स जो है हमारे कॉग्निशन के, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा पीडागोजिकल कंटेंट नॉलेज इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय। जो आपका पीडागोजिकल कंटेंट नॉलेज है टीचर एजुकेशन की फील्ड में, वो सबसे पहले किसने दिया था? वो सबसे पहले हमें ली शुलमैन ने दिया था। क्योंकि इसमें क्या कहते हैं पीडागोजिकल कंटेंट नॉलेज के बारे में, कि दैट मींस के एज अ टीचर एजुकेशन की बात अगर हम करते हैं, इन्होंने टीचर एजुकेशन के ही बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो शुलमैन ने क्या किया था? शुलमैन का इसमें बहुत ज्यादा इंफेसिस था। उन्होंने कहा था कि पीडागोजिकल मतलब टीचर को अपने सब्जेक्ट कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा कि उसके जब अपने सब्जेक्ट कंटेंट की अच्छी नॉलेज होगी, उसके जब वो इम्प्लीमेंट करेगी चिल्ड्रंस को, तो जब चिल्ड्रंस को इम्प्लीमेंट करे, फैसिलिटेट करे वो अपनी क्लास में, तो बच्चे अंडरस्टैंड करें उस चीज को। तो इसलिए पीडागोजिकल कंटेंट की नॉलेज होना इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन इन बाय द ली शुलमैन, उन्होंने कहा था कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टीचर को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कैसे वो इम्प्लीमेंट करिए और बच्चों से कैसे समझ पा रहे हैं।
तो ये बात हमें कही थी पीडागोजिकल कंटेंट नॉलेज में ली शुलमैन ने। It's very important and very easy question that the Yashpal committee reported is titled as. ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, आपके सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कि यशपाल कमेटी ने लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की थी और इन्होंने कहा था इन 1993 में हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी एक, जिसके चेयरमैन कौन थे, हमारे यशपाल जी थे, टू गो इनटू द इशू ऑफ ओवर बर्डनिंग ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। इन्होंने उस टाइम पे एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था नेशनल एडवाइजरी कमेटी और जिसके चेयरमैन थे हमारे यशपाल। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक इशू पे बात की थी जिसे हम कहते हैं कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है। तो इन्होंने कहा था कि जो लर्निंग होनी चाहिए वो विदाउट बर्डन होनी चाहिए। इस कमेटी को इसलिए यशपाल कमेटी भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने इस इशू पे बात की थी। टू एडवाइज ऑन द वेज एंड मींस टू रिड्यूस द लोड ऑन द स्कूल स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल्स। इन्होंने कहा था कि बच्चों को, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर लर्निंग जो होनी चाहिए वो विदाउट बर्डन होनी चाहिए। जो आजकल आपका लर्निंग जो हो गई है एक्टिविटी के थ्रू हो गई है, बच्चों के ऊपर रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं कराया जा रहा। तो ये सब चीजें जो थी यही कही गई थी इसी कमेटी में कि आप बच्चों को क्वालिटी लर्निंग प्रोवाइड करेंगे, ना कि आप बच्चों को रोट लर्निंग कराएंगे या बच्चों के ऊपर बहुत बर्डन होगा लर्निंग का। आप बच्चों को इस तरह से लर्न कराएं कि बच्चे बहुत इजीली लर्न कर पाए, एक्टिविटी के थ्रू लर्न कराएं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस उनको दिए जाएं। तो इसीलिए कहा था कि उनको क्वालिटी लर्निंग करानी चाहिए ताकि वो लर्निंग जो हो ना, उनका लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो और उनकी स्किल्स डेवलप हो। तो इसलिए हमारी जो रिपोर्ट टाइटल की हुई थी वो थी लर्निंग विदाउट बर्डन। Which of the following terms best indicates the intent of a qualitative research study? इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट इंडिकेशन जो इंटेंट की बात की जा रही है, द इंटेंट ऑफ अ क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी, दैट मींस क्वालिटेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट इंटेंट क्या आता है हमारा, एक्सप्लोर करना। देखो एक पायलट स्टडी भी होती है। पायलट स्टडी क्या होता है कि आप पहले जिस टॉपिक पर रिसर्च करना चाह रहे हैं ना, आप पहले थोड़ा सा टेस्टिंग करके देख लें। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर का मतलब चीजों को आइडेंटिफाई करना, देखना कि क्या आपके रिसर्च के लिए सबसे बेस्ट चीज रहेगी। तो क्वालिटेटिव स्टडी का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो ये होता है कि आप पहले चीजों को एक्सप्लोर करके देखते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, उसके बाद जाके आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेसन एंड आई विश कि ये लेसन आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो एंड गुड लक टू योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम।